हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजुकेशनल बाबा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि माइनिंग सरदार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है, क्योंकि कई लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत असमंजस की स्थिति में रहते हैं और हम क्या गलतियाँ करते हैं। जनरली जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनकी नॉर्मल क्या गलतियां रहती हैं, वो किस टेंडेंसी में फंस जाते हैं और कहाँ लैग करते हैं। तो पहली बात तो यह क्लियर रहता है कि एग्ज़ाम पे एक निश्चित सीट हैं आपके लिए, एक कुछ सीटें आरक्षित, कुछ सीट्स आरक्षित की गई हैं, उन्हीं बेस पे आपका चयन होना है। यदि मान लीजिए 4-5 हज़ार कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट है आपकी 80 या 90 या 100, तो वो 100 ही सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप देखेंगे गौर से कि ये 100 जो कैंडिडेट रहते हैं इनमें से 300 पीपल ही, लगभग 500 या 1000 कैंडिडेट आप ले लीजिए। यदि मैं बात करूं कि 5000 10,000 लोग आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000-1500 इन्हीं लोगों से आपका कंपटीशन रहता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को अनसक्सेसफुल होता है, वो तैयारी करता है, चोट खाता है। लेकिन जो यह कोल इंडिया का एग्ज़ाम है आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देता है, यह आपको वो मौका देता है कि आप आगे बढ़िए। और जिस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपने देखा होगा कि 2-3 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, 1-2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और कई सब्सिडरी में आपकी ज्वाइनिंग भी तुरंत करा दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में WCL का ही माइनिंग सरदार का आपका वैकेंसी निकला है। तो WCL भी एग्ज़ाम फास्ट कंडक्ट कराता है, इसके मेडिकल वगैरह भी फास्ट होते हैं। ये सब तो हो गई बाहरी चर्चाएं। अब इसमें मैंने कुछ टॉपिक बनाए हैं, शायद आपके जो भी इसमें कंसर्न होंगे उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन मुख्य उद्देश्य है उसको मैं टॉपिक वाइज बता देता हूं कि किन किन पॉइंट पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो यदि आपको इन पॉइंट में से किसी में आपत्ति हो या कुछ जानना समझना हो तो आप यह वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें से आपको कोई इशू नहीं है तो आप अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू रख सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। तो पहला जो मैंने पॉइंट बनाया है वो जॉब की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप एक अर्न करते हैं, मतलब आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप किस तरह से आर्थिक रूप से निर्भर हैं, ठीक है। उससे आप किस तरह से आपके निर्णय प्रभावित रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कई लोग जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो क्या गलतियां करते हैं कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, उसमें अनावश्यक रूप से चर्चाएं होती हैं, व्यर्थ गॉसिप। तो वो सोचते हैं कि सामने वाला ज़्यादा पढ़ रहा है। इन सब मामलों पर भी मैं बात करूँगा। चौथे नंबर का पॉइंट है कि सिलेबस उठाकर देखकर किस तरह से आपको अध्ययन करना है, ठीक है। और जिस तरह से WCL का एग्ज़ाम पैटर्न में आपका जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी भी जोड़ा गया है, यदि आपने अभी तक सिलेबस उठाकर इन चीज़ों को गौर नहीं किया है तो आप सीरियस नहीं हैं, क्योंकि ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे नोट्स के बारे में भी बात करूँगा मैं। 6वें नंबर पे ऑब्जेक्टिव कब सॉल्व करना है, और 7वें नंबर पे इस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि यदि आप अपने डिप्लोमा या डिग्री टाइम पर थोड़ा नीचे रैंक लाते थे या आपके क्या पढ़ने का तरीका था, वो सारी बातें छोड़िए आप इस एग्ज़ाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, नौकरी करते हुए तैयारी कर सकते हैं यदि आप पहले से ही किसी जॉब में कार्यरत हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वह करना कहाँ तक सही है, आपको कितना टाइम मिल जाता है, यह आप इस बारे में भी डिस्कस करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि ये जो मतलब कि जिस जॉब की हम बात कर रहे हैं उस जॉब का फ्यूचर क्या है, उस तरीके से आप जब काम करेंगे तो आपकी लाइफ में कैसे सुधार आ सकता है, ये बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे मुख्य बिंदु पर आते हैं जिससे हमारी स्टार्टिंग है, जिससे हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है। जॉब की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो मैं बात करूंगा कि आपके पास कई सारी बुक्स रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वो है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओवरमैन हैंडबुक है, HP सोनी की बुक है,
और आप माइंस एक्ट 1952 के जितने भी आपका फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड स्टेशन, इनका फ्लोर कितना है, वेलफेयर ऑफिसर कितने में नियुक्त किया जाता है, ये सारी चीज़ें, सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है और कितना कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें आपको मुंह जबानी रहना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया आपका कि सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर और आप 12-13 में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यस मेरे माइंड में मैंने गेन कर लिया है, लेकिन जब आप अपना आकलन नहीं करते हैं, आकलन कैसे होगा, आकलन ऑब्जेक्टिव से होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और पूरी किताब को याद रख पाना असंभव है। आप उन्हीं चीज़ों को याद रख पाते हैं जिन चीज़ों को आप ज़्यादा जोर देते हैं। जब आप किसी घटना से जुड़ते हैं, आपने देखा होगा कि कोई घटना की स्मृतियाँ जो रहती हैं वो कुछ ही चीज़ें याद रख पाती हैं, वो स्पेशल पॉइंट रहता है। तो ऐसे ही हम पढ़ाई में भी जिस चीज़ को हम अपने से इम्पोर्टेंस देते हैं उस चीज़ को याद रख पाते हैं। लेकिन यहाँ अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, यहाँ पहले सिलेबस डिफाइन करना है कि मेरे सिलेबस में क्या है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो आप यह भी देख लेते हैं कि यह चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे मुझे याद रखना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले सारी बुक्स आप पढ़ लीजिए। कौन कौन सी, ओवरमैन हैंडबुक, एचपी सोनी हो गई, और भी जो आपकी डीजीएमएस की यदि बुक आपको लगता है ड्रिलिंग से संबंधित, टॉपिक वाइज पढ़िए। ऐसे मत पढ़िए कि एक किताब इसको पढ़िए एक किताब इसको पढ़िए। आप सारी बुक को कंपाइल करिए एक साथ, उसमें से चैप्टर उठाइए कि आज मुझे एक्सप्लोसिव पढ़ना है या ब्लास्टिंग के बारे में पढ़ना है या ड्रिलिंग के बारे में जानना है, तो आप ड्रिलिंग का चैप्टर यहाँ से भी थोड़ा सा देख लीजिए। कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, इसको इंक्लूड कर लीजिए, इसको इंक्लूड कर लीजिए, और इस तरह से आपका पूरा ड्रिलिंग का चैप्टर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का, जैसे अभी तो टाइम आपके पास काफ़ी है, 3 महीने 2.5-3 महीने आपके पास है और आप इसके इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं। तो आज ही कॉपी लेकर आइए, हो सके तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज, ना कि आप यह बोल रहे हैं कि मैंने किताब 3 बार ख़त्म कर दी है। इस चीज़ का कोई मैटर नहीं रखता है। यदि आप लास्ट पर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो कोई आपको नहीं देखता है, मतलब आपको देखने से क्या बात है, आप कामयाब नहीं हुए। कई लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी वो अभी अनसक्सेसफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। ठीक है, जब आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए, रिवीजन कर लिया आपने, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। इसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं, अभी से आप मंगा कर रखिए। आप उस टाइम का वेट मत करिए कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाएंगे या आपका जो डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की डेट, उसके बाद आप धनबाद में कॉल करेंगे और बुक आएगी और आप लास्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बढ़िया अपने जो भी आपकी डेली रूटीन है उसे डेली मेंटेन करिए, आप उसको समय दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अभी से ये सारी चीज़ें मंगा कर रखिए। जितना ऑब्जेक्टिव का है, घाटक और दास, आपका एनसी डे, लेकिन एनसी डे में मैंने देखा कि WCL का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एनसी डे से उतने क्वेश्चन नहीं आए, ना ही इतना कठिन उसमें पूछा जाता है। तो आप सामान्य सिंपल एंड स्वीट तैयारी करिए और ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा हो उतना सॉल्व करिए। नॉर्मल यदि कहीं से आपको PDF वगैरह मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, या ऑब्जेक्टिव की जितनी भी बुक्स हों आप मंगा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आप चोट नहीं खाएंगे उससे। 1-2 नंबर भी आपका रैंक में अप डाउन करेगा। ठीक है, दूसरी बात करता हूं मैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना। फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य बिंदु है, क्योंकि जब आप आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप दबाव महसूस करते हैं। एक आपके पास डिसीजन नहीं ले पाते, आप जो चीज़ें देख पा रहे हैं कि ये सही है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मुझे, लेकिन घर परिवार के दबाव के कारण आप उन चीज़ों से उठ नहीं पाते। जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप उसका सही यूटिलाइजेशन भी करेंगे। कई लोग नौकरी में आते हैं, जॉब में आते हैं, उस पैसे का गलत दुरुपयोग करते हैं, गलत लाइफ स्टाइल जीते हैं, लेकिन आप सही तरीके से उसका इन्वेस्ट करें और आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। जब आपके पास पैसा रहता है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को भी सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मिलने के बाद हर आदमी सही हो जाता है। कई लोग आकर दुरुपयोग करते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं, उनका अलग मैटर है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर आश्वस्त रहिए कि जब आप कमाएंगे तो उसका बढ़िया उपयोग करेंगे। ठीक है,
दो चीज़ हो गया। तीसरा, अनावश्यक ग्रुप में जो ऐड होते हैं लड़के, मैंने देखा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पिछली बार, जब मैं WCL का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम पे मैंने सारे ग्रुप से लेफ्ट किया, क्योंकि बहुत अनावश्यक बातें होती हैं और बहुत उसमें 0.3 कोई 0.4 और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास मैनेजर के, जैसे लगता है कि बिल्कुल इतना देखा जाए तो कहीं कहीं एग्ज़ाम में आपका NCL के एग्ज़ाम में थोड़ा आपका पेपर टफ आया था। महानदी कोलफील्ड का जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो पूछा गया था वो प्लस माइनस था, लेकिन WCL के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं था, बड़े सावधानी से आप आंसर दे सकते थे। तो मेरे हिसाब से यदि ग्रुप में अनावश्यक डिस्कशन हो रहा है, आप तुरंत लेफ्ट करिए विदाउट थिंकिंग दैट कि मेरा कुछ खो गया है या यहाँ से मैं कुछ गेन कर लूँगा, आप ओनली डिस्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो हट जाइए, व्यर्थ चर्चाएं मत करिए फ़ोन कॉल करके। हाँ, कोई आपका करीबी दोस्त है जो लगता है कि इससे बात करनी चाहिए, ये नहीं कि आप 40 वाले से बात कर रहे हैं, जो 100 में 40 नंबर लेके आ रहा था 60 वाला डिस्कस कर रहा है और आप एक दूसरे को बढ़िया सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप बात करिए जहाँ लग रहा है कि यह बंदा सही तरीके से काम कर रहा है, इसने पढ़ाई की है, वहाँ आप डिस्कशन करिए, उससे राय लीजिए, वो आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, चौथे नंबर में आता है, पहले अपना सिलेबस उठाकर देख लें, विवरण कर लें। तो सिलेबस से रिलेटेड आप अपना एग्जाम पैटर्न ही देख लीजिए, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, आपका जो माइनिंग मेथड रहती है, बोर्ड एंड पिलर, ओपन कास्ट से संबंधित मशीनरी उठाकर पढ़ लीजिए कि डोजर कितने ग्रेडियंट में वर्क कर सकता है, पूछ सकता है डोजर कितने ग्रेडियंट में वर्क कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डोजर 1 in 3 ग्रेडियंट पर भी वर्क कर सकता है। आप डाउट में नहीं आएंगे कि 1 in 4 होगा। आप पढ़ लीजिए कि यह जो मीडियम डेप्थ की माइंस रहती हैं उनके डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मुंह जबानी रटी होनी चाहिए। ये कब कर पाएंगे आप? यह मैं स्पीडली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप इतनी सारी चीज़ें सुन नहीं पाएंगे। तो हम कहाँ पे थे कि बात कर रहा था मैं कि यह कब हो पाएगा। यह तब हो पाएगा जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, आप रिवाइज करिए। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना आप काम कर पाएंगे। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। नोट्स के बारे में मैंने बता चुका है कि आप पढ़ते जाइए, उसके बाद जो चीज़ें आपको लगती हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स बनाना है, बहुत लंबी बुक्स नहीं लिख देनी है। नोट्स का मतलब कि 10 पेज है, उसको हमने 1-1.5 पेज में कन्वर्ट करके लिख दिया है। आपको नोट्स अपने लिए बनानी है, ना कि किसी दूसरे के लिए। ठीक है ना, तो आप अपने लिए समझ जाएं कि जब मेरे पास कम समय रहे, 10 दिन रहे, तो मैं इसको 4 बार रिवाइज कर लूँ। तो उस चीज़ को देकर, ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे को दूंगा वो पढ़ेगा, वो सब हटाइए। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, किससे मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप डिप्लोमा या डिग्री जो भी कर रहे होते हैं, उस टाइम में कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आप देखते हैं कि बहुत होशियार लड़के हैं, बहुत जो हाई रैंकर हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाता है। तो वह ऐसी बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। और जो पढ़ने वाले हैं, जो नज़दीक के हैं, वो भले अभी 1-2 नंबर से चूक रहे हों, लेकिन अंतिम में उन्हें ज़रूर अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, यह मेरी आशा है। अभी हाल ही में मैं एक वाक़या बता रहा हूँ, मेरे भाई जो राजकिशोर मिश्रा हैं, उनका भी मेरे साथ ही वो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो WCL का एग्ज़ाम दिया, MCL का एग्ज़ाम दिया, NCL का एग्ज़ाम दिया, 1-1, 2-2 नंबर से उनका आगे पीछे हो रहा था, लेकिन वह तैयारी भरपूर कर रहे थे। मेरे से काफ़ी डिस्कशन होता था, बातचीत होती थी, एक तरह से वो भी इस आशा में हो गए थे कि नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बताइए कि CCL में 12 पोस्ट थी जूनियर ओवरमैन की, और उनमें उन्होंने 7वां रैंक हासिल कर लिया। तो बात ऐसी नहीं है कि आपका कभी रैंक 100 के पार चला जाता है और कभी आप 7वें रैंक में भी आ सकते हैं। तो रेदर देन इफ़ यू आर डिस्कसिंग दैट कि सीट्स कम हैं, सीट्स इतनी हैं, तो देखिए 12 रैंक में भी 7वां रैंक आ गया, तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो इस माइंड सेट को डेवलप करिए, आप इस चीज़ में कंप्लेन मत करें। ठीक है ना, कि ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सीट्स कम है। तो सीट्स कम है तो आप क्या करेंगे? कुर्सी की ज़रूरत ही है। यहाँ यदि मुझे एक कुर्सी की ज़रूरत है तो यहाँ एक ही आदमी बैठेगा ना, और वही बैठेगा जो कैपेबल होगा। यहाँ मैं कुर्सी बढ़ाने की बात नहीं कर सकता हूँ, यहाँ बैठने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैं बदलाव कर सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमको देख के चलना है।
आपको कंप्लेन नहीं करना, अरे 72 सीट है, अरे 100 भी होती तो भी नहीं होता, ठीक है, और होना होता है तो हो जाता है। यदि आप इस तरह से कंप्लेन करेंगे तो नहीं होगा। यदि आप डिस्कशन कर रहे हैं, अरे इस चीज़ की वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ की वजह से, तो क्या कर लेंगे क्रिटिसाइज करके, चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं। तो आप पढ़ाई करिए। एक और क्वेश्चन है, नौकरी करते हुए तैयारी कर सकते हैं? तो इसमें 2 फैक्टर हैं। फर्स्ट, जो नौकरी कर रहे हैं, तो जो नौकरी कर रहे हैं वो करते रहें। यदि उनका 8 घंटे का टाइम शेड्यूल है तो उसके बाद भी आपके पास 5 से 6 घंटे, 8 घंटे आप सोएंगे, 8 घंटे नौकरी, 1-2 घंटे आना जाना, 16, 17, 18 घंटे हो गए। 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे यदि आप डेली देंगे तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना वास्ट इसका सिलेबस नहीं है कि आपको 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो नौकरी करते हुए, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जिस दिन से एग्ज़ाम डेट आपकी डिसाइड हो जाती है उस दिन से आप लीव लेकर प्रिपरेशन करिए। लेकिन यह मत सोच लीजिए कि मैं प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट करूंगा जिस दिन से एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, क्योंकि एक बात याद रखिए कि एग्ज़ाम डेट, ठीक है ना, और जो लेटर आता है आपका कि एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, वह सबका आता है, ठीक है, एडमिट कार्ड सबका आता है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर वो किसी किसी का आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है कि कब आएगा एडमिट कार्ड, अभी तक नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फालतू की हैं। एक रत्ती इन पर व्यर्थ चर्चाएं मत करिए, बिल्कुल समय मत बर्बाद करिए कि अरे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। भैया एडमिट कार्ड सबका आ जाएगा, फॉर्म भरे हो, एलिजिबल हो, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो एडमिट कार्ड आना ही आना है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर ना तभी आएगा जब एग्ज़ाम का फुल प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस बात को बखूबी आप लोग समझ लें, ठीक है, कि हमको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेटर के लिए जो हमें चीज़ करना है वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, हमें व्यर्थ चर्चाओं में लीन नहीं रहना है, हमें अपना काम टाइम टू टाइम करना है। हम देख रहे हैं कोई आपसे लगातार 1-1, 2-2 घंटे, अभी मत बात करिए भैया, प्रिपरेशन में है, मत बात करिए। 1-2 महीने, 2.5 महीने ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट इट्स एनफ, बहुत टाइम मत दीजिए। जिस वजह से आप लेट सो के उठ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, थोड़ा कम कर लीजिए यदि करना है तो। बाद में ब्लेम मत दीजिएगा। आपको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने प्रिपरेशन में अपना 100 नहीं तो 90% दिया था, उसके बाद भी मैं नहीं हुआ, तब आपको सुकून मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे ये क्वेश्चन मैं सही कर सकता था, अरे इस चीज़ को मैंने यहाँ सही पढ़ा था। हो जाती हैं गलतियाँ, जो फर्स्ट टाइम देते हैं होता है। 85 की जगह आप 86 में मार्क कर दे रहे हैं, 86 की जगह 87 में मार्क कर दे रहे हैं। मेरे से ही 2 गलतियाँ हुई थी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था तो कुछ क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मैंने गलत कर दिया, 17 का 18 में ऑप्शन क्लिक कर दिया, 18 का 19 में क्लिक कर दिया। तो काम डाउन, शांत रहना पड़ता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम है लोग किताब निकाल निकाल के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें कोई महत्व की नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन फुल रखिए। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ मैं, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप जनरल नॉलेज कवर करके रखिए, आप अपना थोड़ा जियोग्राफी रखिए, पर्वत पठार मैदान, सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानिए। आपका करेंट अफेयर में ओलंपिक अभी कहाँ हुए थे, भारत ने कितने ओलंपिक मेडल जीते, और किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, ये सारी चीज़ें देखिए। और कोविड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईपीएल हाल ही में हुआ है, कहाँ कौन विजेता रहा है, ये सारी चीज़ें। तब तक मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप T20 भी हो जाएगा, उसके बारे में जानकारी रखिए। थोड़ा बहुत नोबेल प्राइज़ का देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। और मेंटल एबिलिटी में आप रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगाते रहिए। क्या है, आप 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा दीजिए, यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए कुछ भी, या बुक्स ले लीजिए, उनको सॉल्व करते रहिए। एक और चीज़, कई लोग कहते हैं कि नौकरी करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? नौकरी करना सही है, हम बिजनेस करेंगे, हम बड़ा करेंगे, ऐसा अचानक से नहीं होता है। 100 में सती लाख में जती, तो कुछ हो जाते हैं, लेकिन आप उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चेक करेंगे तो वो लिंक्ड रहते हैं। वो बताते हैं कि हम ऐसा करके ऐसा बन गए। इतना भी आसान नहीं रहता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है। तो अभी तो कम से कम आप इंडिपेंडेंट होना जानिए फाइनेंशियली, ठीक है।
उसके बाद सारी चीज़ों को इनोवेट करिए, देखिए, समझिए। नहीं कल्चर समझ में आता है तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास अपने रिसोर्सेस हैं, आप सही जगह यूटिलाइज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, बाहरी एक्टिविटीज़ से दूर रहें और बाहरी एक्टिविटी आप यहाँ व्यर्थ चर्चाओं में घूमने फिरने से सावधान रहें। तो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो डालूँगा। मैं बना सकता हूँ वीडियो माइनिंग से रिलेटेड, लेकिन मेरा जहाँ तक प्रयास है आप अपने से खुद पढ़िए, क्योंकि आप उस समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। आप केवल यूट्यूब से पास नहीं हो सकते हैं, ना ही मैं आपको पूरी तरह से पास करा सकता हूँ। मैं दिशा निर्देशित कर सकता हूँ। मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको सीढ़ी दर सीढ़ी काम करना है, उस तरीके से काम करिए। आप सेकेंड्स का नहीं, घंटों का हिसाब रखिए, अनावश्यक रूप से जुड़े मत रहिए। और जो लोग नज़दीक हैं, जो लोग 1 नंबर 2 नंबर या कुछ वेटिंग से चूक रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हों। कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन होगा। या कोई मैं मोटिवेशनल गुरु नहीं बन के बोल रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, कहीं लक फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो। लेकिन यदि आप 10, 15, 20 नंबर पीछे हो रहे हैं और आप बिना पढ़े सोच रहे हैं कि माइंडसेट, हाँ हम तो ABCD मार के आए हैं, मैं तो लूडो के पासे फेंक करके टिक मार रहा था, और फिर रिजल्ट भी देखने लग जाते हैं ऐसे लोग, तो वो ज़माना चला गया माइनिंग में। ठीक है, कि उस तरह से सिलेक्शन होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आपको यह वीडियो कैसा लगा और किस विषय पर मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, इस बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, नमस्कार।